बनाते हैं ना, तो लेटर जो ड्राफ्ट है लेटर का वो जरूरी है कि नहीं। नोट में तो कहीं पे ड्राफ्ट चाहिए, कहीं पे नहीं चाहिए। लेटर के केस में भी ऐसा वैलिड है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ड्राफ्ट बनाने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लीजिए आपके कंप्लायंसेस के नोट हैं, या कंप्लायंसेस के लेटर हैं, या कोई रूटीन और रेपिटेटिव नेचर के लेटर हैं जो ऑलरेडी सबको पता है कि उनका ये स्पेसिफिक फॉर्म है, देन ड्राफ्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट इन केस कोई नया चीज आया है, या कोई नया कम्युनिकेशन है, या कोई बड़ा लेटर है, या कोई बाहर स्टेक होल्डर्स के पास जा रहा है, देन बेहतर है आप उस लेटर का पहले एक ड्राफ्ट अप्रूवल ले लें। अब कई जगह क्वेश्चन ये आता है कि पहले हम नोट अप्रूव लें, उसके बाद फिर हम ड्राफ्ट सबमिट करें, या फिर नोट के साथ ही ड्राफ्ट लेटर भी सबमिट कर दें, राइट। सो इस क्वेश्चन का कोई सटीक आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपके यहाँ पे प्रैक्टिस कैसा है वो आप ऑब्जर्व करिए। अगर आपके जिनके नाम पे वो लेटर जा रहा है वो चाहते हैं कि नोट के साथ ड्राफ्ट आ जाए एंड इट इज ओके विद, तो आप पहले से ही ड्राफ्ट रख सकते हैं। अगर किसी की ये इंक्लिनेशन है कि नहीं पहले मैं नोट अप्रूव करूंगा उसके बाद ही यू कम विद अ ड्राफ्ट लेटर, तो फिर आप जब रीसबमिट करेंगे उस नोट को तब ड्राफ्ट लेटर अटैच कर दीजिए। ऑलराइट, क्लियर, ओके। अब आ जाता है कि जब हम ड्राफ्ट लेटर का बात करते हैं और नोट का बात करते हैं तो उनमें क्या मेजर डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि बहुत सारे लेटर्स होते हैं जो बाहर कंजम्पशन के लिए बने होते हैं। आपके कोई भी देखेंगे आपके नोट बाहर नहीं जाते, नोट से जुड़े कोई इंफॉर्मेशन है तो बाहर जाती है, साइंड नोट बाहर नहीं जाते, पर लेटर किस लिए बने हैं, इंफॉर्मेशन के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लेटर हैं जो बाहर जाते हैं, बाहर की जो ऑडियंस हैं, सिटीजन हैं, वो कंज्यूम करते हैं। इसलिए लेटर को बनाने का जो स्किल सेट है उसमें थोड़ा सा रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। ऑलराइट, अब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नोट के अलावा लेटर में ध्यान रखनी है। तो पहला चीज आ जाता है हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। सो फॉर एग्जांपल कोई लेटर है जो बना है कॉमन सिटीजन के लिए, राइट। कॉमन सिटीजन मतलब चाहे कोई सिटीजन है उसकी एज, जेंडर, पढ़ाई लिखाई किसी भी लेवल की हो, चाहे वो कितना ही हाईली क्वालिफाइड हो, हाईली अर्निंग हो, वो लेटर सबके लिए एप्लीकेबल, राइट। अब क्योंकि आपको पता है ये टारगेट ऑडियंस इतनी वाइड है, तो आपका इंक्लिनेशन क्या रहेगा, इंक्लिनेशन ये रहेगा कि इस लेटर में कम से कम टेक्निकल शब्दों का उपयोग हो, जितना सरल वो बना सके उतना सरल बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप 2000 रुपए का नोट विड्रॉ कर रहे हैं, राइट। उसके लिए आप एक सर्कुलर या इंस्ट्रक्शन इशू कर रहे हैं, उसमें आपने ऐड कर दिया कि भाई हमारी क्लीन नोट पॉलिसी है, 5 साल के अंदर ये नोट वापस हो जाते हैं, फटाफट कैश काउंटर्स में जाइए। सो इवन इफ अ पर्सन इज एबल टू रीड, जो पढ़ सकता है पर उसको वो समझ नहीं आएगा, राइट। आपको उसको उस लेवल तक लाना है कि भाई एक आम आदमी उसको पढ़ के समझ सके और सिंपली नॉलेज गेन कर सके कि मुझे करना क्या है। सो आप कैसे लिख सकते हैं कि भाई आपकी जो नियरेस्ट बैंक ब्रांचेस हैं या फिर जिसमें आपका खाता है आप वहां जाइए, वहां पे अपने 2000 के नोट ले जाइए, जमा करिए, समथिंग लाइक दैट, राइट। वेरी बेसिक लेवल। वहीं पे अगर कोई आपका ऐसा लेटर है जो हमारी रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए बना है, रेगुलेटेड एंटिटीज क्या होती हैं, जिन पे आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, राइट। बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स बड़े हैं, राइट। अब जब आप कोई चीज इन एंटिटीज के लिए बनाते हैं लेटर, तो उसमें आप टेक्निकलिटी इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मैं क्लीन नोट पॉलिसी का बात कर रहा हूं तो जो करेंसी चेस्ट है बैंक से उनको पता होगा कि क्लीन नोट पॉलिसी क्या है। सो उसके लिए मुझे और बेसिक होने का जरूरत नहीं। सो ये फर्क है टारगेट ऑडियंस जानने। तो कभी भी इस माइंडसेट से अगर आपका लेटर बाहर के लिए प्रिपेयर हो रहा है, इस माइंडसेट से मत जाइए
कि एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड। ऑडियंस समझिए उसको कौन पढ़ने वाला है, किसके लिए बना है, उस हिसाब से अपना लैंग्वेज को बदलिए और कैलिब्रेट करिए। ऑलराइट, फेयर है ना? ओके, फिर आ जाते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ जार्गन्स। अब जार्गन का मतलब होता है ऐसे शब्द जो स्पेसिफिक फील्ड से जुड़े होते हैं और उन्हीं फील्ड के लोग शायद समझ सकते हैं, पर बेनिफिट ये रहेगा अनलेस वेरी स्पेशलाइज्ड लेटर इज देयर, आप मिनिमल जार्गन का यूज करें। और जार्गन ऐसे नहीं टेक्निकल लैंग्वेज में भी यूज होते हैं, जार्गन बहुत सारी जनरल कम्युनिकेशन में भी यूज होते हैं, राइट? जिन्हें मुहावरा कह सकते हैं या सेइंग कह सकते हैं, तो उनको अवॉइड करें। अज्यूम करिए कि जार्गन्स का मतलब किसी को नहीं पता है। ऑफ कोर्स अगर लेटर केवल लिमिटेड ऑडियंस के लिए बना है, केवल बैंक्स के लिए या फिर फाइनेंस एक्सपर्ट के लिए, तो देन यू कैन ऑफ कोर्स यूज टिपिकल फाइनेंस के टर्म्स बिकॉज उनको पता हो। फिर आ जाते हैं आपके रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सबसे पहले है कि जो भी आपका लेटर है वो क्लियर और कंसाइज है, तो हमने नोट पे भी पढ़ा था, तो सेम रूल्स एंड रेगुलेशन लेटर में भी एप्लीकेबल है। एक जो चीज नोट और लेटर में डिफरेंट है कि नोट आपका इंटरनल हायरार्की में ट्रैवल करता है ना? तो अगर किसी तरह की कंफ्यूजन है तो वो आपको बुला भी सकते हैं और आप क्लियरली क्लैरिफाई कर देते हैं। एक बार लेटर इशू हो गया तो उसको क्लैरिफाई करना हर पॉइंट पे इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, एंड दैट इज ट्रू फॉर इंटरनल लेटर्स आल्सो। उसमें होता क्या है, फिर आपको रिकॉल करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है, फिर आप इशू करते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा केयरफुल होने का जरूरत है। सो पहले ही तैयार रहिए, तैयारी अच्छी करिए। दूसरा, एम्बिग्युइटी जो होता है कि किसी तरह का एम्बिग्युइटी तो नहीं है, उसको अवॉइड करने के लिए वो लेटर को 4-5 जनों से पढ़वाइए कि उनको पढ़ के क्या समझ आ रहा है। अगर 5 जनों को डाउट नहीं आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली शायद उसमें डाउट नहीं हो। ऑलराइट, सो यू कैन हैव अ प्रैक्टिस ऑफ इट। ऑल्सो लेटर्स में रेफरेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे कॉन्टिन्यूएशन लेटर भी होते हैं, राइट? जैसे कि रिमाइंडर्स भी होते हैं। अगर आप रिमाइंडर डाल रहे हैं तो रिमाइंडर्स में अगर नंबर डालें तो बेहतर रहेगा। नंबर का मतलब मान लीजिए आप किसी ऑफिस से कंप्लायंस मंगा रहे हैं किसी पैरा का, एंड आप बोल रहे हैं कि मैंने ये कंप्लायंस मांगा था, अभी 15 डेज हो गए, अभी तक आया नहीं है, दिस इज अ जेंटल रिमाइंडर, सो मार्क इट एज रिमाइंडर 1 ऊपर सब्जेक्ट में। फिर भी नहीं आता है, 15 दिन बाद भेज रहे हैं रिमाइंडर 2, सो दैट यू कैन कीप ट्रैक कि रिमाइंडर 1 कब भेजा था और 2 कब भेजा था। अदरवाइज एवरीथिंग इज अ रिमाइंडर ओनली, राइट? ओके, अब आ जाते हैं लेटर के फॉर्मेट पे। सो आप देखेंगे लेटर्स के जो टॉप में रहता है इनवेरिएबली इट हैज अ फाइल नंबर, राइट? उसका फॉर्मेट जो होगा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी लेटर की लिमिटेड होनी चाहिए। लेटर जनरली 1 या 2 पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और उसका जो सीक्वेंस होना चाहिए वो लॉजिकल फ्लो में होना चाहिए। अब ये एक उदाहरण है, ये एक डेपुटेशन का लेटर है जो एचआरएमडी सेंट्रल ऑफिस इशू करता है। तो उन्होंने क्या है, एक फॉर्मेट पकड़ा हुआ है, आप देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने लिखा है भाई डेपुटेशन किसके लिए है और उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, राइट? डेजिग्नेशन क्या है। फिर सेकंड पैरा में आएंगे तो ये लिखा है कि भाई ये एस्टैब्लिशमेंट बेसिस पे है, नॉन एस्टैब्लिशमेंट बेसिस पे है, सैलरी का क्या होगा, कितने टाइम का है। थर्ड है कि आपको इंफॉर्मेशन किसको भेजना है और किस तारीख तक भेजना है। एंड फिर फोर्थ आ जाएगा जो रीजनल ऑफिसेस के एंड पे एक्शन, राइट? सो देयर इज अ लॉजिकल फ्लो। ऐसा नहीं है कि कहीं पे एलिजिबिलिटी लिखा है, कहीं पे डेजिग्नेशन, कहीं पे रिक्वायरमेंट लिखा है कि आपको ये करना है, कहीं पे आरओ के लिए लिखा है। सो हर पैरा में एक पर्पस है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो लेटर है ये शायद एक पेज में आ जाए, राइट? सो ब्रीफ में रखना है, मैटर क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब आपका जो
जो रेफरेंस नंबर है वो लेफ्ट अलाइंड होता है। रेफरेंस नंबर समझते हैं ना, आपका जो लेटर का फाइल नंबर और फॉर्मेट आप देते हैं, तो उसमें आप देखते हैं पहले तो आपका आ जाता है जो आपका सेंट्रल ऑफिस या डिपार्टमेंट है उसका आ जाता है, आरओ है तो आरओ का आ जाता है, फिर आ जाता है आपका आउटवर्ड नंबर, राइट। आउटवर्ड नंबर के बाद आप जब स्पेस लिखते हैं और दूसरा चीज लिखते हैं तो आ जाता है आपका फाइल नंबर, फिर उसके बाद आ जाता है आपका ईयर, फाइनेंशियल ईयर, राइट। उसी लाइन में अगर आप राइट में जाएंगे, एक्सट्रीम राइट में, तो वहां पे आपको लिखना होता है डेट, ऑलराइट। फिर आ जाते हैं एड्रेस। एड्रेस भी होना चाहिए आपका लेफ्ट अलाइन, जहां पे आप भेज रहे हैं। फिर आ जाता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी डियर सर, मैडम, दिस थिंग्स। फिर आ जाता है आपका सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन के बाद आ जाता है आपका बॉडी नोट का। बॉडी के बाद आ जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है आपका योर सिंसियरली। अभी तो योर सिंसियरली यूज हो रहा है, so you can write yours sincerely. Sometimes some of the letters you write faithfully also. Generally अभी सब जगह sincerely ही everybody is using. Alright. फिर उसके नीचे आ जाता है enclosure. So enclosure यानी उसके साथ annexure कौन कौन से हैं. So अगर मान लीजिए 5 enclosure हैं, आप नंबर के लिए confirmed हैं, तो enclosure फिर 5 लिख दीजिए। और अगर कंफर्म नहीं है एंड यू वांट टू मेंशन कि जो जो ऊपर मेंशन्ड है वो सब एनक्लोजर है, तो यू कैन से एनक्लोजर एज अबव। अब हमारी जो रिकमेंडेशन है स्टाइल एंड यूसेज कमिटी वाला, वो बोलता है कि सिग्नेचर को राइट में आना चाहिए, राइट। बट हमारी प्रैक्टिस क्या है, लेफ्ट की, सो उसको लेफ्ट में ही रखना है। सम ऑफ द ओल्ड नोट्स और मे बी स्टिल इन प्रैक्टिस यू वुड फाइंड कि उनका जो क्लोज है डेजिग्नेशन और साइन वो राइट में रहता है। तो उसका रीजन ये हो सकता है कि वो अभी भी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो कमिटी ने रेकमेंड किया था। बट आइडियली एवरीवेयर नाउअडेज यू वुड फाइंड लेटर साइन लेफ्ट साइड, सो वो ही कंटिन्यू रखें, दैट इज ओके। ओके, अब आ जाता है एनेक्शर। सो एनेक्शर आप कैसे मेंशन कर सकते हैं, जस्ट सिंपली राइट एनेक्स, उसका नंबर, और फॉर एग्जांपल जैसे लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स है या आपका ट्रेनिंग का डेटा था तो वो आप लिख सकते हैं। अगर एनेक्स केवल एक ही है, मल्टीपल नहीं है, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं, यू कैन सिंपली राइट एनेक्स। फिर आ जाते हैं काइंड अटेंशन पे। सो आप देखेंगे जब आप किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल की अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं उस नोट लेटर के थ्रू, सो आप यहाँ पे काइंड अटेंशन लिख के उनका नाम लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट ये है कि काइंड अटेंशन कैपिटल में होना चाहिए, फिर कोलन लिख के स्पेस छोड़ के देन यू कैन राइट दैट पर्सन्स नेम, और ये सारी चीजें इटैलिक में होनी चाहिए। इटैलिक यू अंडरस्टूड, जो फॉन्ट आपका सीधा रहता है वो ऐसा इटैलिक वाला, कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक हो जाता है। मान लीजिए मैं जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिस में भेज रहा हूँ उसको ना, मिनिस्ट्री में, वहाँ पे मैं स्पेसिफिक मान लीजिए डिप्टी सेक्रेटरी, उनका स्पेसिफिक अटेंशन चाहता हूँ इस लेटर पे कि वो इसको जरूर पढ़े, तो मैं उस पर काइंड अटेंशन लिख के उनका नाम लिख दूँ। तो जो भी लेटर खोलेगा एटलीस्ट उसको ये जानकारी रहेगा कि भाई पूरा तो ठीक है बट एटलीस्ट इनको पढ़ना जरूरी है। हाँ, ऐसा वैसे कई लेटर होते हैं जो आप अगर दूसरे तरीके भी हैं, आप केवल उन्हीं को एड्रेस करिए जिनको आप भेजना चाह रहे हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल आप जॉइंट सेक्रेटरी को ही भेजना चाह रहे हैं तो उनके आप नाम से लेटर भेज सकते हैं और फिर कॉन्फिडेंशियल लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स वो वही बोलेगा जिसके नाम से। बट अगेन कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, बट यू वुड वांट के कोई ये भी इनको एटलीस्ट ये इनको पढ़ना जरूरी है, तो वहाँ काइंड अटेंशन लिख सकते हैं। तीसरा चीज आता है जब आप राउट करते हैं लेटर प्रॉपर चैनल, सो उसको इस तरह से लिखते हैं। ये एटलीस्ट इंटरनली बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे बहुत से फॉर एग्जांपल आपकी कोई एप्लीकेशन है जो आप आरडी के थ्रू राउट कर रहे हैं अपनी, आपकी मान लीजिए कोई ट्रांसफर की एप्लीकेशन है, सीओ जानी है पर वो जाएगी आरडी के थ्रू, सो थ्रू प्रॉपर चैनल मतलब ऐसे लिखना है उसको। तो ये हम ऐसा लिखना चाहिए
हाँ, आपकी जो इंटरनल एचआरएमडी वो भेजेंगे। वो भेजेंगे। ये एक उदाहरण दिया है, थ्रू प्रॉपर चैनल के और भी यूज हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं कहीं पे, सब्जेक्ट को इसमें आने से सीधा लिख लीजिए, मान सब लीजिए आएगा। ये ऊपर आएगा, नीचे आएगा, सब्जेक्ट ये ऊपर है, थ्रू प्रॉपर चैनल। ओके, नेक्स्ट साइनिंग ऑफ लेटर्स। तो एक इंस्ट्रक्शन है आपका जीएडी मैनुअल में कि कोई भी कम्युनिकेशन जब सेंट्रल ऑफिस को भेज रहे हैं, सो इट शुड नेसेसरली हैव द सिग्नेचर और अप्रूवल ऑफ अ सीनियर ऑफिसर। सो आप देखेंगे वहाँ आरटी, जनरल मैनेजर, ऑफिसर इंचार्ज, ये सब लिखा हुआ है। अगर उनके सिग्नेचर से नहीं जा रहा है, देन कम्युनिकेशन नेसेसरली हैव टू हैव दिस इज इशूड विद द अप्रूवल, वो होना जरूर। कोई कम्युनिकेशन ऐसे नहीं हो सकता जो बिना इन चीज के आप अपने लेवल पे सीओ भेज सकते। ऑलराइट, दैट इज 6.1.10 जीएडी मैनुअल है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल आपका, उसका पैरा। और अगर इस लेटर के साथ कोई एनक्लोजर्स हैं, हाँ एनक्लोजर्स होते हैं ना, तो उस एनक्लोजर पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल के पर्सन का स्टैम्प, आरबीआई का जो राउंड स्टैम्प आता है वो, और उसके इनिशियल होने चाहिए। दैट नीड्स टू बी देयर ऑन द लेफ्ट बॉटम साइड। सो लेटर जाएगा अप्रूवल के साथ, लेटर या कम्युनिकेशन अप्रूवल के साथ सीनियर ऑफिसर के, जो एनक्लोजर है उस पे स्टैम्प और इनिशियल होगा असिस्टेंट मैनेजर। ऑलराइट, अब नेगेटिव डिसीजन। सो कई बारी होता है, जैसे हमारी कोई दरख्वास्त है या फिर कोई एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है, सो नेगेटिव डिसीजन कन्वे करने होते हैं। नेगेटिव डिसीजन कन्वे करने में थोड़ा सा रिस्पेक्ट और ग्रेस का होना जरूरी है। तो नेगेटिव आप देखेंगे 3 केसेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो यू कैन आस्क फॉर अपॉलजी, या यू कैन आस्क फॉर एप्रिसिएशन, या फिर आपको लगता है किसी ने कोई बार बारी कर रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, देन यू कैन बी फर्म आल्सो, सख्त भी हो सकते हैं। सो नेगेटिव डिसीजन अगर आप मान लीजिए अपॉलोजेटिक एक्सप्रेस कर रहे हैं कि किसी ने रिक्वेस्ट किया था ट्रांसफर का एंड आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, तो यू कैन से अनफॉर्चुनेटली द बैंक डज नॉट या वी विल नॉट बी एबल टू एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब आप बोल सकते हैं कि भाई हम सीधे भी तो लिख सकते हैं कि योर रिक्वेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेड, बट एक कर्टसी होता है ना, जैसे बोलने में कर्टसी होता है वैसे लिखने में भी होता है। तो ये गुड हैबिट्स हैं, आपके राइटिंग की गुड हैबिट्स। तो आपको पता है कि भाई रिजेक्ट हो गई है, हो सकता है आपके ये शब्द उनको बुरा तो लगेगा, पर हो सकता है ये शब्द हो सकता है उस बुरा लगने की फीलिंग को थोड़ा सा कम कर सके। आप अपनी तरफ से अपॉलजी एक्सप्रेस कर रहे हैं। दूसरा तरीका है जब अप्रिशिएट, जब आप ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि भाई आप अगर हमारी जगह पे होते तो शायद आप भी ऐसा ही करते, तो उस केस में लिखते हैं कि यू वुड अप्रिशिएट। और तीसरा ऐसा है कि भाई बिल्कुल ही कोई बार बार नहीं मान रहा है एंड फर्म, सो यू कैन सिंपली बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। जैसे यहाँ लिखा है योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन रिजेक्टेड, राइट। डिपेंड्स के कंटेक्स्ट क्या है। ऐसा नहीं है कोई पहली बार ही कर रहा है और आप फॉर्म हो गए, राइट। अब कैलिब्रेट करना है उस हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। ओके, ओके। जैसा कि हमने बोला हर लैंग्वेज का टोन होता है, लिखने का भी टोन होता है। तो बहुत बारी हम लोग शायद फोकस नहीं करते। अपने ईमेल्स में देखिएगा, हाँ ईमेल्स में आप देखिएगा जरूर बहुत बारी ऐसी लैंग्वेज का उदाहरण मिलता है। तो थोड़ा सा संवेदनशील होने का जरूरत है। यू शुड नॉट ऑलवेज बी दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड पर्टिकुलर विद आवर, वी शुड बी पर्टिकुलर विद आवर आर्ट्स, बट at least be sensitive, right? So for example, you are advised to submit this or latest by this, है ना? You can always add it is requested, हाँ? या फिर we request you to please submit this data latest by this. So एक थोड़ी विनम्रता आ जाती है लैंग्वेज, right?
we are sending multiple reminders, but no response is coming from your side. Right? Straightforward. But you can always modify it, make it slightly more civil, and that could be. You would appreciate that we have sent multiple reminders for this subject. We would request you to at least send this data latest by this, right? So ये जो चीजें हैं, these are very relevant. Might not be कि someone would point out to you, right? किसी ने पढ़ा है तो वो हो सकता है बुरा मान के बैठ जाएगा, बट कुछ होगा नहीं उसका, आपका थोड़ी ना कोई नुकसान करेगा, बट कोई होना चाहिए ना आपको फीडबैक देने के लिए, राइट? सो वो नहीं होगा unless you will start practicing and writing some of the sensitive language, some of the letters, some of the communication which is very sensitive in it. All right? Okay. So 1:25 it is. So I would like to close it now. Any residual question या experiences या any queries?